जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न स्लेवरी इंडिया में इसके बारे में देखने वाले हैं। तो मॉडर्न स्लेवरी क्या होती है, हमारे इंडिया में कितनी प्रोमिनेंट है, इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में भी इस पर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस टॉपिक को हम देखेंगे। शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमी, मतलब जीएस 1 2 3 4 आपको काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर देखने को मिलेगा और आपको प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी देगा। तो डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलता है लोएस्ट प्राइजेस में। क्योंकि बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आप एक साल का कोर्स जो है वो एंजॉय कर सकते हो। और प्लस आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है, जहाँ पर मैं इंडिविजुअली आपको गाइड करता हूँ, आपके थ्रू आउट प्रिपरेशन में आपके साथ रहता हूँ। तो डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। और जो पीडीएफ है इसकी वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो आप मयूर मोगरे सर्च कर सकते हो और पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि माइंड मैप के थ्रू जब हम पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी आसानी से याद रहता है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले तो हम कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट। इसमें हमें देखने को मिलता है कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो डेवलप किया जाता है वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा, इसमें लोग अलग अलग डायमेंशंस लेते हैं, जैसे कि साइज जो है प्रॉब्लम की कितनी बड़ी है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स जो है वो किस तरीके से कर रही है, वर्नेबिलिटी जो है वो हमें किस तरीके की देखने को मिलती है। तो ये सारे डायमेंशंस के तहत यहाँ पर रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है। अब इसके तहत अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है 18 मिलियन लोग जो है वो मॉडर्न स्लेवरी में रह रहे हैं। मतलब आप सोचिए कितने सारे लोग जो है मॉडर्न स्लेवरी के आदी हो चुके हैं। इंडिया जो है वो रैंक करता है 53 अमंग 167 कंट्रीज इंडेक्स में। तो मतलब इंडिया जो है काफ़ी आगे है अगर हम मॉडर्न स्लेवरी की बात करते हैं, है ना। मतलब इसमें अगर आप देखो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न स्लेवरी इंडिया में भी हमें देखने को मिलती है। अब टॉप कौन करेगा, बट ऑब्वियस है जो डिक्टेटोरियल कंट्रीज होती है वो हमें टॉप करती हुई देखने को मिलती है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया जो है टॉप करता है लिस्ट में, एंड जापान अगर हम देखते हैं तो बॉटम में हमें देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अब यहाँ पर मॉडर्न स्लेवरी है क्या, सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन तो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा ना कि मॉडर्न स्लेवरी की स्लेवरी तो हमने काफ़ी पहले बैन कर दी है। स्लेवरी तो हमारे मतलब समझ लो कि हर जगह बताया गया है, हमारे हर लॉ में बताया गया है कि स्लेवरी जो है इंडिया में नहीं होनी चाहिए। स्टिल हम यहाँ पर स्लेवरी के मामले में इतना आगे कैसे हो सकते हैं, इतनी ज़्यादा स्लेवरी हमारे यहाँ पर कैसे हो सकती है, क्या उन पर कानून काम नहीं कर रहा है, क्या हमारे संविधान उन पर काम नहीं कर रही है, बेसिक मसला क्या है। तो इसको समझने के लिए मॉडर्न स्लेवरी क्या होती है वो आपके लिए समझना ज़रूरी है। देखिए मॉडर्न स्लेवरी अगर हम देखें तो कोई भी लॉ के तहत ये डिफाइन नहीं की गई है। बेसिकली डिस्क्राइब किया जाता है एक्सप्लॉयटेटिव नेचर की जो भी सिचुएशन होती है उसके तहत। मतलब जो भी सिचुएशन एक्सप्लॉयटेटिव नेचर की होगी उसे हम यहाँ पर बोलेंगे हाँ ये मॉडर्न स्लेवरी जो है उसका पार्ट है। अब यहाँ पर जो भी व्यक्ति होते हैं, अब यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है एक्सप्लॉयटेटिव नेचर, मतलब लोगों को क्या किया जाता है, एक्सप्लॉयट किया जाता है। एक्सप्लॉयट अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है ना। मतलब पर्सन जो है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है या फिर छोड़कर नहीं जा सकता है जो भी उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है उसको, क्योंकि हो सकता है कि उसके वायलेंस की वजह से उसको डरा कर रखा गया हो, थ्रेट्स कुछ धमकियां दी गई हो, जो डिसेप्शन है वो किया गया हो, जो पावर है उसका अब्यूज किया गया हो जिससे कि उसको रोकने पर मजबूर किया गया हो, है ना, जिससे कि वो रिफ्यूज मतलब नहीं जा पा रहा है, कैनॉट रिफ्यूज टू लीव। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव आता है मॉडर्न स्लेवरी का वो है फोर्स्ड लेबर। यहाँ पर हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। मॉडर्न स्लेवरी एक सिर्फ ये नहीं है कि एक ही चीज़ उसमें आती है, एक अम्ब्रेला टर्म है जो अलग अलग चीज़ों को दिया गया है। उसमें से पहला अगर हम देखते हैं तो हमें फोर्स्ड लेबर देखने को मिलता है। फोर्स्ड लेबर इंडिया में अब तो आपको पता है कि हाँ ये इंडिया में हमें देखने को मिलता है। बाउंडेड लेबर डिफाइन किया जाता है इन दी बाउंडेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976। ये सिस्टम है ऑफ फोर्स्ड और पार्टली फोर्स्ड लेबर, मतलब जिनको क्या किया जाता है फोर्सफुली यहाँ पर कोई इसमें डाला जाता है कि फोर्सफुली आपको ये चीज़ करनी ही करनी है ना। इसमें जो डेप्टर है उसको एडवांस में कैश जो है वो दे दिया जाता है इन रिटर्न्स ऑफ हिज लेबर। मतलब जो भी व्यक्ति है उसको क्या किया जाता है कि हाँ ये पैसे जो है कैश जो है वो ले लो एंड लेबर जो है मुझे यहाँ पर चाहिए। अब कॉमन प्रैक्टिस अक्रॉस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में हमें देखने को मिलता है। मतलब वो भले ही एग्रीकल्चर हो, वो भले ही मैन्युफैक्चरिंग हो, वो भले ही सर्विस सेक्टर हो, हमें यहाँ पर एक कॉमन प्रैक्टिस जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अफेक्टेड जो है वो कौन होते हैं, हु इज अफेक्टेड।
तो इसमें अगर हम देखते हैं तो मेंबर जो है मार्जिनलाइज्ड कास्ट के, ट्राइब्स के, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होते हैं वो, रिफ्यूजीज होते हैं वो, माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो, ये इसका शिकार बनते हैं। बाउंडेड लेबर जो उसका शिकार बनते हैं। तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरीके से हम जब माइंड मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो कितना पढ़ने में आसानी जाती है और उतना ही आसान जाएगा आपको रिवीजन करने में। मतलब पूरा ये जो है ये आपका समझ लीजिए कि मैक्स टू मैक्स 2 या 3 मिनट के आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देन उसके बाद जब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की, तो कॉजेज़ क्या क्या है? कॉजेज़ में हमें देखने को मिलता है सोशल एंड इकोनॉमिकल मार्जिनलाइजेशन वीकर सेक्शन का, है ना। क्योंकि क्या है, पैसा अगर किसी के पास नहीं है, उसका सोशली अगर शोषण किया जा रहा है तो फिर उसको मजबूर करना काफ़ी आसान हो जाता है। जो समझ लीजिए उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप है ना, मूव आउट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप, इनएबिलिटी, उसकी जो इनएबिलिटी हमें देखने को मिलती है। जो लेबर रेगुलेशंस है वो हमारे यहाँ पर सही ढंग के देखने को नहीं मिलते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि उनको सही रेगुलेशंस लगते नहीं है, जिससे कि उनका शोषण होते रहता है कि करना है तो करो, नहीं तो निकलो। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ क्रॉनिक अंडर पेमेंट जो है, मिनिमम वेजेस जो है वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं कि भैया इतना अगर काम कर रहे हैं तो इतना इतना। मिनिमम वेजेस एक्ट भले ही हमें देखने को मिलता हो, वो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, लेकिन क्या उससे कुछ फर्क पड़ रहा है? क्या उससे एक्चुअल में कुछ चीज़ें हो रही है? हमें वो भी देखने को मिलता है 50-50 रुपए में भी लोग जो है वो कितना सारा काम कर लेते हैं, दिन भर का काम कर लेते हैं 50-50 रुपए में भी। तो इसमें लो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड जो वर्कर्स होते हैं उनको मिनिमम वेजेस जो है वो भी उनका अंडर पेमेंट हमें देखने को मिलता है। इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स, जो अथॉरिटीज़ है वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं मेजर्स को, ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इम्पैक्ट जो है फोर्स लेबर का वो क्या पड़ता है? तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो यही है कि यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन जो है, कॉन्ट्रैक्ट सब्सटीट्यूशन, होल्डिंग बैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नॉन पेमेंट या फिर डिलेड पेमेंट जो वेजेस का हमें देखने को मिलता है। जो यहाँ पर वर्किंग आवर्स है वो एग्जॉस्ट कर दिए जाते हैं। मतलब समझ लीजिए 8 घंटे अगर काम करना है तो उनको 12-12 घंटे, 13-13 घंटे, 14-14 घंटे काम कराया जाता है। मतलब एक्सप्लॉयटेशन बहुत बुरी तरीके का किया जाता है। एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक हो जाता है। ठीक है, इतना एक्सप्लॉयटेशन हमें देखने को मिलता है। हाई डिग्री ऑफ पॉवर्टी क्या है कि हो ही नहीं रहा है, इतना इतना काम करते रहेंगे, उसके उनकी तुलना में उनको अगर उतने पैसे नहीं मिलेंगे, पॉवर्टी तो हमें देखने को मिलेगी, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम मेजर्स देखते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, कई बार आपको ऐसा पूछा जाता है, डिस्पाइट टेकिंग मेजर्स बाय द गवर्नमेंट स्टिल वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, उसमें पता रहना चाहिए कि कौन कौन से गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं। तो उसमें हमें देखने को मिलता है बाउंडेड लेबर एक्ट 1976, लीगल फ्रेमवर्क प्रैक्टिस जो है बाउंडेड लेबर का, चाइल्ड लेबर एक्ट देखने को मिलता है, जुवेनाइल एक्ट देखने को मिलता है, लेबर लॉज हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब सक्सेस रेट अगर हम देखते हैं इसका कि इतने लॉज लाए गए हैं, सक्सेस रेट किस तरीके का है या फिर कितना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है, तो हमें देखने को मिलता है 90% ऑफ वर्कर जो है इनफॉर्मल सेक्टर, 90% ऑफ द वर्कर जो है इनफॉर्मल सेक्टर में है। लेबर लेजिस्लेशन जो है उन पर इनफेक्टिव रहते हैं। यहाँ पर लेबर लॉज लेकर आ जाओ, कुछ भी लेकर आ जाओ, फॉर्मल सेक्टर में काम आएंगे ना, जहाँ पर फॉर्मल सेक्टर है, जहाँ पर सारा अकाउंटेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन 90% हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, मतलब वो अप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है। डेप बॉन्डेज ये काफ़ी प्रिविलेंट है। पेनल्टीज जो है इम्प्रिजनमेंट इम्पोज किए जाते हैं काफ़ी रेयरली, मतलब अगर किसी ने कुछ यहाँ पर घपला कर भी दिया, उसको जो पनिशमेंट दी जाएगी काफ़ी रेयरली दी जाएगी, तो आराम से खुलेआम यहाँ पर वो शोषण करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ विजिलेंस कमिटीज जो है वो स्टैब्लिश की गई, लेकिन वो इनइफेक्टिव ही हमें देखने को मिलती है। तो ये इसका सक्सेस रेट है या फिर फेलियर रेट हम बोल सकते हैं। वे फॉरवर्ड इसमें क्या हो सकता है? तो यहाँ पर फोकस हमें करना चाहिए एड्रेसिंग रूट कॉज, जो हमारा रूट कॉज है, जैसे कि ह्यूज इनफॉर्मल सेक्टर जो उसको फॉर्मल सेक्टर में लाया जाना चाहिए। मार्जिनलाइजेशन ऑफ कम्युनिटीज़, यहाँ पर कम्युनिटीज़ जो उनको यहाँ पर अवेयरनेस भी स्प्रेड करना चाहिए। फाइनेंशियल एंड क्रेडिट सर्विस जो है वो ना रहने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको यहाँ पर हमें सुधारना चाहिए। एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज जो जितनी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी तो वो हो सकता है कि 50 रुपये में भी दिन भर का काम कर ले, लेकिन अगर उसको हम लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं तो वो जितना उसको उसका बनता है पैसा उतना ही वो चार्ज करेगा। तो ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये भी आता है मॉडर्न स्लेवरी में। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, साउथ एशिया एंड विथ इंडिया सेंटर फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड सेकेंड लार्जेस्ट रीजन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। जो ह्यूमन का ट्रैफिकिंग होता है, उनको बेचा जाता है ना, वो 90% ट्रैफिकिंग जो है इन इंडिया ये इंटरनल होता है। मोस्ट वल्नरेबल कौन है? जो लो कास्ट लोग हमें देखने को मिलते हैं, जो ट्राइबल लोग हमें देखने को मिलते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हमें देखने को मिलती है, वो सब यहाँ पर आते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कॉजेज है वो क्या क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पीछे, तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर जो मोबिलिटी है ना, उसमें राइज हो रहा है। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एम्प्लॉइंग फोर्स लेबर वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब उनको क्या चाहिए? ज़्यादा लेबर चाहिए ताकि वो काम कर सके और कम इसमें काम कर सके। तो यार फिर खरीद लो, लोगों को ही खरीद लो, है ना। यहाँ पर रेगुलेशन जो है वर्क प्लेसमेंट एजेंसीज पर, वो रेगुलेशंस हमें देखने को नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से
काफ़ी ज़्यादा जो ट्रैफिकिंग है वो हमें देखने को मिलता है। अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन जो है उनको यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक किया जाता है फोर्स लेबर के लिए, एंड जो सेक्स ट्रैफिकिंग है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। टेररिस्ट ग्रुप जो है उसमें से नक्सलाइट भी अगर हम देखते हैं तो वो भी यहाँ पर बच्चों को ट्रैफिक करते हैं, लेकर जाते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, जिससे क्या है कि उनको भी यहाँ पर लोग जो है वो मिल जाए, क्योंकि उनको भी चाहिए ना कोई वहाँ पर जाकर बम फोड़ सके। देन वेरियस ग्रुप्स जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर मतलब जो बेगिंग होती है, जो भीख मांगना होता है, उसके लिए भी बच्चों की ट्रैफिकिंग करते हैं, उनके हाथ पैर तोड़कर उनसे भीख मंगवाते हैं। देन उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इम्पैक्ट जब हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है मेंटल डिसऑर्डर, क्योंकि आप सोचिए कि अगर किसी को बेचा जा रहा है तो उसके सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट जो उसकी धज्जियाँ उड़ गई है ना। यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन स्लेवरी में अगर वो जाते हैं तो फंडामेंटल राइट यहाँ पर वॉयलेट होता है। देन उसके बाद उनको अच्छे तरीके से जीना नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो डिप्रेशन एनजाइटी उसका वो शिकार होते जाते हैं। देन प्रोस्टिट्यूशन स्लेवरी में फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है। काफ़ी सारे डिसीजेज जो है वो होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस, HIV, ये सब हमें देखने को मिलता है। चिल्ड्रन एज यंग एज 6 आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड बेसिक राइट्स। तो आप सोचिए कि उसकी परवरिश किस तरीके से होगी, पेरेंटिंग किस तरीके से होगी। पेरेंटिंग मतलब पेरेंट्स से उसको दूर किया जा रहा है, तो किस तरीके से वो बड़ा होगा। उसके दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी डाली जाएगी, उसके दिमाग में सिर्फ वायलेंस डाला जाएगा, तो बड़े होकर वो क्या करेगा या करेगी, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। देन मेजर जो है वो क्या लिए गए हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1986 यहाँ पर पेनलाइज करता है कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को। देन यहाँ पर सक्सेस रेट, इसका भी अगर हम फेलियर रेट देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है सेवरल केसेस जो है इन एक्शन, पुलिस प्रोसिक्यूटर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई कुछ नहीं देखता है। विक्टिम जो है काफ़ी डिफिकल्ट यहाँ पर फेस करते हैं, डिफिकल्टी जस्टिस को एक्सेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रैवल नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, सोशल स्टिग्मा ये होता है, जो कंसिडरेबल डिलेज है ट्रायल में वो हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी समस्याएं या फिर जो फेलियर है वो हमें देखने को मिलता है। वे फॉरवर्ड इसमें क्या होगा, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर प्रोसिक्यूशन को इंक्रीज करना, कन्विक्शन को इंक्रीज करना, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर लॉ अगर सही से एनफोर्स होगा तो फिर लोग जो है वो भी यहाँ पर क्राइम करने में डरेंगे, ट्रैफिकिंग जो है वो करने में डरेंगे, जिससे कि ट्रैफिकिंग जो है वो हम यहाँ पर कम कर सकते हैं। जिनका ट्रैफिकिंग हुआ है उनको रिहेबिलिटेशन करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, काउंसिलिंग करना जरूरी, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर से वो गुजर रहे हैं, तो जिनको भी यहाँ पर बचाया जाता है उनकी काउंसिलिंग, रिहेबिलिटेशन, ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम फोर्स्ड मैरिज पर। फोर्स मैरिज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। तो यहाँ पर फोर्स मैरिज मतलब क्या होता है, इसमें अगर आप देखोगे फोर्स मैरिज जो है स्टिल यहाँ पर अफेक्ट करता है बहुत सारी इंडियन फैमिलीज को, सोसाइटी को एट लार्ज। फोर्स मैरिज ऑफन यहाँ पर स्लेव लाइक कंडीशन जो है महिलाओं के लिए हो जाती है, क्योंकि फोर्सफुली उनकी शादी कराई जा रही है, जहाँ पर उसकी मर्जी नहीं है वहाँ पर भी शादी कराई जा रही है। तो बट ऑब्वियस है कि वहाँ पर वो स्लेव लाइक कंडीशन जो है वही उसकी हो जाएगी, जैसे सामने वाला बोल रहा है वैसा उनको करना पड़ेगा। मीनिंग क्या है? मीनिंग है कि जब एक या दोनों ही जो स्पाउस होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल जो यहाँ पर शादी कर रहे हैं, या एक या दोनों ही यहाँ पर अग्री नहीं कर रहे हैं शादी को, तो उसे हम कहते हैं फोर्स मैरिज। फोर्सफुली शादी की जा रही है। फोर्स मैरिज जो है यहाँ पर कंसेंट ऑफ अ पर्सन, वायलेंस, प्रेशर, थ्रेट, इसके जरिए यहाँ पर कंसेंट लिया ही नहीं जाता है, या तो वायलेंस या प्रेशर या थ्रेट, इसके जरिए उसको फोर्स किया जाता है कि भाई साहब शादी जो है वो तुम कर लो। देन रीज़न क्या है? रीज़न की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पर पर्सन्स जो यहाँ पर हैविंग अ डेवलपमेंटल और मेंटल डिसेबिलिटी, यहाँ पर मोस्ट ऑफन फोर्स किए जाते हैं कि भैया तुम शादी कर लो, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, जो फैमिली ऑनर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मोस्टली हमको देखने को मिलता है कि शादी करवा दो, शादी कर लो, शादी कर लो। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर इमोशनल अत्याचार करने लग जाते हैं, नहीं नहीं बेटा वो लड़का तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, उसकी फैमिली देखो कितनी अच्छी है। मतलब क्या होता है, फोर्स यहाँ पर किया जाता है। नीड है यहाँ पर कि यहाँ पर जो मतलब नीड होती है कभी कभार की प्रॉपर्टी जो उसको यहाँ पर रिटेन किया जाए, वेल्थ को रिटेन किया जाए, एंसेस्ट्रल लैंड रिटर्न किया जाए, तो इसकी वजह से ही फोर्सफुली शादी कराई जाती है। देन उसी के साथ साथ यहाँ पे पेरेंट जो है ऑफन रिएक्ट करते हैं सोशल प्रेशर को, जो बाहर से सोशल प्रेशर आता है उस पर भी जो पेरेंट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, जिसके तहत वो फोर्स करते हैं, इमोशनल अत्याचार करते हैं, कई बार तो तबियत खराब होने का भी बहाना करते हैं। हाई पॉवर्टी एंड डेप्थ लेवल जो है वो यहाँ पर एक और फैक्टर देखने को मिलता है, जिससे कि आप दहेज वगैरह दे नहीं सकते हैं, तो फटाफट यहाँ पर शादी जो है वो करवा दो। चाइल्ड मैरिज का हमने वीडियो देखा था, उसमें हमने ये चीज़ कवर की थी। इम्पैक्ट इसका क्या होता है? इम्पैक्ट होता है वायलेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाता है, क्योंकि मर्जी नहीं थी। रेप बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पर अगर कंसेंट की बिना आप कुछ कर रहे हो तो वो रेप ही कहलाएगा। वायलेशन जो आर्टिकल 21 का, क्योंकि आपकी राइट टू लिव विद डिग्निटी जो है वायलेट हो रही है पूरी तरीके से, तो ये यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ते हैं। इसमें अगर इनिशिएटिव्स देखते हैं हम गवर्नमेंट के, तो हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट ने कई सारे एक्ट इस पर लेकर आए हैं,
जैसे गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस 2005, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज 2006, है ना। तो कई सारे एक्ट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वे फॉरवर्ड, इसमें वे फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है गर्ल्स का भी इंप्रूव कर दो। जितना ज़्यादा हम लड़कियों को पढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा वो स्वाभिमानी बनेगी, उतना ही ज़्यादा वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेगी, और इस वजह से क्या होगा कि वो इस तरीके से फोर्सफुली ना ही उनके पेरेंट्स को करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही वो करेगी। यहाँ पर वेरियस इनिशिएटिव्स जो है जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं या फिर फोर्स लेबर के अगेंस्ट में लाए गए हैं, उन चीज़ों को, इनिशिएटिव्स को यहाँ पर एक्सपोजर में लाया जाए, जिससे कि उनको भी पता रहे कि उनके हक के लिए यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें सरकार की तरफ से देखने को मिलती है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल कर आती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मॉडर्न स्लेवरी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर मिली है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और MM Academy ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।